लेकिन आज के बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में कौन से ऐसे सिंगर है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये ईश्वर की कृपा रही है, अल्लाह ताला की, ईश्वर की, वो एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पता नहीं लोग इसमें तकरीबन 45-47 साल लग गए। 45 साल एक उम्र 45 तो मान लीजिए आप। तो वो जो एक सुर की समझ है ना, वो भी गॉड गिफ्टेड है। तो वो हमें सिखाते थे, उन्होंने अपना जादू जो पूरा हमारे अंदर जो कि सीखना ट्रांसफर कर दिया। यार 62 हम सुनते थे, काफ़ी ज़्यादा हो जाता ज़्यादा हो गया। मगर अभी हम हो गए क्या, तो अभी यकीन नहीं होता है, क्योंकि अभी इतनी ये सरकार ने जो नवाजे हम लोगों को जिम्मेदारी बड़ी दे दी है। और बड़ी दे दी, तो हमारा और हौसला उठ रहा है कि नहीं यार, अब ये जब हो गए तो फिर वो भी हो सकता है। मुझे यकीन है जब आपने गायकी शुरू की होगी तब ना पद्मश्री आपके गोल सेट होगा। आप बस उस सफर को एंजॉय करते गए और यहाँ तक पहुँच गए। और कहाँ तक पहुँच गए, मतलब जहाँ तक पहुँचने का कोई सोच नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। गायकी में, संगीत में जब भी जिक्र होता है तो बॉलीवुड के संगीत का तो होता ही है, लेकिन उसके अगर आप पीछे देखेंगे या उसके आगे देखेंगे, पीछे से मतलब ये कि उसमें भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होता है जो वहाँ के क्लासिकल होते हैं या फोक संगीत होता है उसका। और अगर आगे देखेंगे तो इसकी एक अलग ही ऑडियंस होती है जो सिर्फ और सिर्फ इसी को पसंद करती है। और इसकी जो पसंद है वो इस लेवल पे पहुंच जाती है कि उसके लिए आपको पद्मश्री भी मिलता है। और ये जो सम्मान है, ये सम्मान है उस कलाकार के लिए जो उसको संजो के चलते हैं, जो उसको बना के चलते हैं, जो उस चकाचौंध में नहीं खोते बल्कि अपनी जड़ों के साथ शामिल होकर उसको और पनपने देते हैं, आगे बढ़ने देते हैं। और ऐसे ही बहुत ही खुशकिस्मत है हम लोग, आप लोग, कि आज हमारे साथ हनी गनी जी हैं। इनका पहले भी इंटरव्यू देखा था, लेकिन अब बीच में एक चीज़ जुड़ गई है, वह है पद्मश्री हनी जी गनी जी। पद्मश्री ये एक ऐसा अवार्ड जिसके लिए मतलब सपने में भी नहीं सोच पाता है आदमी जी, वो अब आपके साथ जुड़ चुका है। क्या कहें? ईश्वर की और आप जैसे दोस्तों की और हमारे राजस्थान की धरती की, बीकानेर की धरती की कृपा, आशीर्वाद, बुजुर्गों का, माँ बाप, उस्तादों का, सबसे पहले माँ बाप का, और सबसे उसके बाद अपने शुभ चिंतकों का। जो आर्टिस्ट शुरुआत करता है अपनी ज़िंदगी की संगीत की दुनिया में नाम करने की, तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो उनका हौसला बढ़ाते हैं, है ना। तो उन सब की दुआओं की आशीर्वाद से ये जो मकाम आपने भी जिक्र किया, और आपने शुरुआत भी कमाल करी है। आप भी बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, हम जानते हैं। और किस तरह से आपने पद्मश्री के पास कहाँ से शॉर्टकट में छोटे से टाइम में जो है सब कुछ कहेंगे। हाँ, ये कमाल है, कम शब्दों में बड़ी बात कहना। तो इस तरह से इन सब की दुआओं के साथ वीरेंद्र साहब पद्मश्री तक पहुंचते हैं कलाकार। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे ख्याल से आपके जो इस तरह के संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बड़ी स्वाभिमान की बात होगी, उनके लिए बड़ी फख्र की बात होगी कि हाँ देखिए, हमें भी एक एप्रिसिएशन मिलता है पूरे राष्ट्र से। बिल्कुल, है ना। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि हमें बहुत सारे हज़ारों फ़ोन आते हैं जिन जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात कलाकारों से हैं। और ये ईश्वर की कृपा रही है, अल्लाह ताला की, ईश्वर की, वो एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पता नहीं लोग अलग अलग, कुछ लोग भोले लोग महसूस करते हैं, हम तो नहीं करते। हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ही है। तो वो जो शक्ति है ऊपर जो काम कर रही है, उन उसकी कृपा से जो हमारे जितने भी दोस्त हैं, वो ये चीज़ हमारे लिए ज़बान सुनने को मिलती है कि ये सही जगह मिला है, ये सही लोगों को मिला है। ये बात सुन के देख रही है, हमारा अभी भी रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है। तो इन कलाकारों को कितनी खुशी हुई है कि यार हमारे जैसे कलाकारों को मिला है। वो यही समझ रहे हैं कि हमें मिला, हमें मिला है, बेशक अपना समझते हैं। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। जी जी। जो भी गायकी होती है, गायक होता है, पहले तो वो गाता है खुद के लिए,
है ना, खुद के सुकून के लिए हाँ, 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 की ख्वाहिश के हाँ, लिए, और बाद में वो सुकून पहुंचता है दूसरों के दिलों तक, जी जी है ना, और अब पहुंचा है राष्ट्र तक। इसमें कितना लंबा समय लग गया। हाँ। इसमें तकरीबन 45-47 साल लग गए। 45 साल एक उम्र। 45 तो मान लीजिए आप। जी कि 60 से ऊपर तो हम लोग हो ही गए। हालांकि हम महसूस तब तक हमें कोई बोलता है कि आप 62-63 हो गए, फिर भी हमें यकीन नहीं होता है कि यार 62 तो हम सुनते थे कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता ज़्यादा हो गया। है, मगर अभी हम हो गए क्या, तो हमें अभी भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि अभी इतनी ये सरकार ने जो नवाजा है हम लोगों को जिम्मेदारी बड़ी दे दी है। और बड़ी दे दी, तो अब हमारा और हौसला उठ रहा है कि नहीं यार अब ये जब हो गया तो फिर वो भी हो सकता है, तो वहाँ तक हमने तुम्हें तो पहुँचना है। बीच बीच में जो किसी भी तरह की उलझन रखनी नहीं है, और जिस इश्तियाक से लगन से चले हैं वैसे चलते रहेंगे। पूरी उम्मीद है कि हम आगे के रास्ते भी हमारे लिए उज्जवल होंगे। एक ना मैं जो आजकल के नौजवान होते हैं उनसे जी एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी जी। कि आजकल बोलते हैं कि स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, गोल सेट होना चाहिए और उसके पीछे दौड़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मशक्कत करनी चाहिए। मुझे यकीन है जब आपने गायकी शुरू की होगी तब ना पद्मश्री आपके गोल सेट होगा, आप बस उस सफ़र को एंजॉय करते गए और यहाँ तक पहुँच गए, और कहाँ तक पहुँच गए मतलब जहाँ तक पहुँचने का कोई सोच नहीं सकता। तो ये क्या जो सरेंडर करने की एक कलाकार की भावना होती है, एक बह जाने की भावना होती है, वो उसको उसकी असली मंजिल दिला देती है। देखिए आपने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि प्लानिंग बनानी पड़ती है, टारगेट बनाना पड़ता है। ये जो बात आपने कही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जब शुरू की तो हमें तो ऐसा लगता नहीं है कोई टारगेट वारगेट बनता है। हाँ, मगर क्या है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। एक टारगेट ज़रूर होता है कि यार हमें इसमें नाम करना है अच्छा और अच्छा करना है, अच्छा काम करना है। जिस तरह से एक बात हम लोग गुलाम अली साहब जो गज़ल सिंगर हैं, बहुत बड़े गज़ल सिंगर, उनसे आगे तो कुछ है ही नहीं बात, और उनसे आगे मेहदी हसन साहब, उन दोनों के साथ, जगजीत भाई के साथ हमारा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हमें प्यार देते थे। अभी थोड़े से दिनों पहले हमारी चित्रा जी से बात हुई, मैंने कहा दीदी आपसे हम बात करना चाह रहे थे, क्योंकि आपके बेटे के इंतकाल के बाद आपने संगीत छोड़ा, घर से निकलना छोड़ा, मगर हमारी एक कैसेट मांड की किसी म्यूजिशियन के थ्रू, और वो म्यूजिशियन समझ लीजिए आप जो उनके साथ वायलिन बजाते हैं, कोई तबला बजाते हैं, संजीव सैन है, उन लोगों के ज़रिए से एक कैसेट पहुंचा हमारा जो रिकॉर्डेड, छोटी सी कंपनी का, तो जिसमें हम लोगों ने मांड गाया था और बहुत बेहतरीन कैसेट हुआ था वो। तो वो कैसेट जैसे ही पहुंचा तो जगजीत सिंह साहब ने अपने हॉल में कैसेट लगा के सुनने लगे, तो चित्रा जी बाहर आई। तो ये बच्चे की बात पहली बार संगीत सुनने का उनको ये देखा कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, अवार्ड से कम नहीं है। तो बोले चित्रा आप म्यूजिक, बोले ये कौन गा रहे हैं? बोले ये तो अली गनी हैं, लड़के हैं जो राजस्थान के हैं, और ये मांड बहुत कमाल गाते हैं। वो तो कमाल गाती हैं, तो मुझे आप लॉन्ग ड्राइव में ले चलो। तो घर से बाहर निकलना भी होती है, हमारे लिए एक इतिहास बना जो इतना डिप्रेशन में था। 3 दिन पहले मैंने उनसे बात की, आपके इंटरव्यू से ठीक 3 दिन पहले, तो किसी तरह से हमने नंबर जुगाड़ किए। तो वो बोली भाई मैंने तो भी ऐसा है कि ये ले लिया है, संन्यास ले लिया है। मैंने कहा दीदी ऐसा है, जो भी लिया आपने, आपका अपना मन है, अपना हक है। हम तो आप दोनों के बहुत दीवाने हैं, और हम इस तरह से दीवाने हैं कि जगजीत भाई हमारे बहुत नज़दीक थे। तो वो ऐसा कुछ हुआ, अरे बहुत अच्छी बात है ये, तो मैं तो आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि मेरे लिए कोई आपका कोई अच्छा हो, उसमें अगर मैं सहयोग कर सकूं तो मैं तैयार हूँ। मैं सहयोग आपकी दुआ और आशीर्वाद चाहिए, ये बहुत है। ये जो सहयोग दे दिया आपने, ठीक है, तुम टच में रहेंगे और मैं आपको फिर एक दिन मिलेंगे। यानी उन्होंने गाना सुनना भी शुरू किया और बाहर निकलना भी शुरू किया। ये एक संगीत की ताकत जीते रही है, क्या बात है। तो ये जगजीत सिंह साहब, हमें निदा फाजली साहब के ज़रिए से नंबर उनके पास पहुंचा, और उन्होंने फ़ोन किया ऐसे करके, ये जो दास्तान इतनी प्यारी, इतनी बड़ी हमारे लिए,
उन्होंने सुनाई तो जगजीत भाई को मैंने फ़ोन किया और बोला आपसे मिलना चाह रहे हैं जगजीत भाई। तो इतनी खुशी हुई। फिर 8 साल तक वो जब चले गए तो इंतकाल के ठीक 8 साल तक हमारे साथ रोज़ 1-2 दिन के बाद फ़ोन होता था और हमको बोलते थे कि यार आपको मैं लंदन अमेरिका ले चलूँगा, आप बहुत अच्छा गाते हो, और भी इसका कोई वॉल्यूम 2 या 2 कोई है तो और भेजो। तो इतना लगाव हो गया था हम लोगों को। कनी जी, ये जो मान गायकी है, ये शायद इसके शब्द से तो लोग नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने ये सुना ना। ऐसा हिंदुस्तान में और बाहर भी जो हिंदुस्तानी संगीत को समझता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको ना जानता हो। बिल्कुल। और उसी में आपको पद्मश्री से नवाजा गया। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा कि उस चीज को आप जरूर प्रस्तुत करें। वाह इसके लिए आप जाने। देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे जगजीत सिंह साहब की आप एक सुनाई आपको हमने, ऐसे ही हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, आपके जितने कलाकार, सुरेश वाडकर साहब हमें बहुत प्यार करते हैं, अनुज रोटा साहब, पंकज भाई तो रोते थे जब हम गाते थे मांड। उनका तो 12 एल्बम किए हम लोगों ने एज ए कंपोजर, 12 एल्बम किए। मगर जब कभी सिटिंग में बैठे हैं और मांड छेड़ दिया तो उनकी आंखों में आंसू आते थे। तो ये चीज़ हमारे लिए कोई कम नहीं है। हमने बहुत बड़ा एल्बम पंकज उदास साहब का किया, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा, वो एल्बम का नाम था। वो भी माइंड में टच में मतलब गज़ल थी, वो सुनाते हैं आपको। साजन साजन मैं करूं हे साजन साजन मैं करूं, साजन जीव जड़ी, जीव की जड़, जीव भी नहीं, साजन जीव जड़ी, साजन लिख लूं चूड़ियों पर, फिर बाँचूं घड़ी घड़ी जी। ए साजन फूल गुलाब को साजन फूल गुलाब को मैं फूला की बास, साजन मारो काल जो, और मैं साजन रो सांस जी, पधारो मारे दे। ये फील होनी चाहिए, है ना। अब केसरिया पान हम बहुत लोगों ने गाया है, गाते भी हैं, मगर आपकी दुआ से जो हमें आशीर्वाद जो हुआ है, केसरिया बालम रिक्वेस्ट आवनी पधारो म्हारे देश जी। ये मांड है इसी मांड में वीरेंद्र साहब वो गज़ल जो टाइटल सॉन्ग हमारे एल्बम का था, पंकज उदास साहब, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर, कभी आंसू, कभी खुशबू,
कभी नगमा बनकर पधारो हमारे देश। इसी में जैसे नौशाद साहब का गाना हमारे साथ बजता था, वो जो नया नया रिलीज हुआ था, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पधारो हमारे देश। क्या बात, सब वहीं से शुरू है हाँ। और वहीं पर है। वही फर्क है। और मेहदी हसन साहब ने अभी अपने पाकिस्तान में जब वो पार्टीशन के बाद वो गई वहाँ पे, तो उन्होंने भी वहाँ रंग जमाया। वहाँ पंजाब गायकी चलती है ज़्यादा, पंजाब घराने की, वो भी कमाल है। तो उन्होंने मांड गायकी का एक आधार बनाया। वो बहुत कमाल के सिंगर थे, मांड गायकी, क्लासिकल सिंगर थे वो। तो उन्होंने भी मांड को गज़लों में पिरोया, तो गज़लों में रंगत अलग आ गई। जैसे मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, पधारो हमारे। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि संगीत में गायकी में जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज से मिलती है तो और खिल जाती खेल जाती है। है और उसका बिल्कुल, रंग बदल जाता है। बिल्कुल। जैसे आप जैसे सुरीले और इतने म्यूजिकल लोग जब हमें इंटरव्यू कह सकते हैं या बातचीत करते हैं, तो और ज़्यादा हमें मन होता है कि अच्छे से अच्छी ऑटोमेटिक चीज़ भी निकलती है, सोचना नहीं पड़ता। तो वो जब ये गायकी की शुरुआत आप लोगों ने की, जी, आपके लिए मतलब क्या इसमें आकर्षण था? आपके लिए क्या आकर्षित करता था इसमें? क्यों आकर्षित हुए इसकी तरफ आप? हाँ, ये बहुत गज़ब की बात आपने पूछी है। जो हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी जो सुनने वाले लोग हैं, प्यारे से लोग हैं सब, उन सब के लिए ज़रूरी उन तक जानना चाहिए। तो बात ये है कि हमें हमारी बड़ी एक ये भी एक बहुत दास्तान है ज़िंदगी गली गली की, कि हमारी माँ जब इनकी उम्र 1 साल की थी और हमारी 3 साढ़े 3 साल की थी, तो समझ तो दोनों को नहीं थी, हमें याद भी नहीं है कि माँ की शक्ल कैसी थी। तो अभी आप जो सुन के महसूस करते हैं, मुझे मालूम है कि हम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि जो हमें सुनते हैं, जो म्यूज़िकल जो लोग होते हैं, वो दिल की गहराइयों तक महसूस करते हैं कि ये हमारा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब हम करते हैं तो वो भी करते हैं। और वो जो लोग बोलते हैं यार आपके सुर इस तरह से कैसे लग जाते हैं, फील कैसे आती है, तो हम बताते हैं कि भाई हमारी जैसी ज़िंदगी आप पहले जी के देखिए, बाद में महसूस होगा। तो माँ के इंतकाल के बाद जो है हमारे वालिद साहब सिराजुद्दीन जी, और गांव में सूजाराम जी भी बोलते थे। ब्राह्मणों का, जाटों का गांव है हम लोगों का, बड़ा प्यारा गांव है। गांव प्यारा होता था, आजकल तो कुछ अलग हो गया है, जो शहर जैसा लगने लगा है, वो माहौल नहीं रहा। हम बिंदास और गांव भी शहर हो गए हैं। गांव भी शहर हो गए, तो अभी वो बात नहीं रही। हम जब थे
समझ पकड़ी थी, बच्चे थे उस वक्त, गाँव की बात अलग थी, वो लोग भी अलग थे, वो बुज़ुर्ग लोग अलग थे, सहजता वो सहजता। वीरेंद्र साहब, हम उस वक्त हम बच्चे थे तो हमारी माँ इंतकाल कर गई थी ना, तो हमारा गांव में जिक्र था कि बेचारे छोटे बच्चे को छोड़ के चली गई है उनकी माँ जो है, तो पूरा गांव जानता था, छोटा गांव जुड़ा होता है आपस में। तो हम जब सैटरडे को वो सभा होती थी बच्चों की, तो हम चौथी पाँचवीं क्लास में थे, बाल सभा होती। बाल सभा, तो उसमें हम लोग जब एक गाना गाते थे, चलिए हम आपको सुनाते हैं वो, तो उस वक्त गांव के लोग रोते थे कि यार ये गाना गा रहे हैं, बच्चा की माँ नहीं है, तो वो हमें ये एहसास होता नहीं, ये रोते क्यों है, क्योंकि यह बात भी हम आपको बिंदास और दिल खोल के बोलते हैं कि हमारी चाची चाचा दादा दादी और हमारे पिताजी का भी बहुत हम महसूस नहीं होने दिया कि हमारी माँ नहीं है। हाँ, तो उनमें चाचाओं का, हमारी चाचियों का, जो हमारी बुजुर्ग हैं सब, कुछ हैं कुछ चली गई है, उनका आशीर्वाद बहुत है, उन्होंने एहसास होने नहीं दिया हम लोगों को कि हमारी माँ नहीं। तो वो जो हम सुनाते थे ना गांव में, सभा में एक गाना सुनाते थे, वो पता नहीं वही गाना हम लोगों को क्यों जहन में आया, क्यों सीख गए, ये भी कुछ समझ में नहीं आया अब तक। वो गाना ये था, तो लोग रोते थे, हमारे 60-70 लोग 100 लोग आते थे सभा में, तो हम महसूस करते रो क्यों रहे हैं, अब हम जानते हैं वो क्यों रोते थे। खैर वो सुनाते हैं आपको। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो लता जी, अब आप बोले ना कि कैसे महसूस किया, अब लता जी को हमारे पिताजी ने कहा कि लता मुझे सुना करो, कमाल की सिंगर है, तो उनका ये गाना जो सबसे पहले ही सीखा हम लोगों ने। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, न्यारी न्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अभी तो गाना बहुत लंबा है, टाइम का भी ख्याल रखना होगा, तो मगर लोग बड़े इमोशनल हो जाते थे, तो इस क्या तरह होता से है, फिर जैसे म्यूजिक की समझ जो आना है ना, समझ। आजकल हम लोग इसमें रियलिटी शो में छोटे छोटे बच्चों को सुनते हैं, तो उनमें कैसे समझ आ गई है वो, कमाल है। ऐसा गाते हैं कि जैसे कोई बड़ा सिंगर, कोई बड़ा गविया गा रहा है। तो वो जो एक सुर की समझ है ना, वो भी गॉड गिफ्टेड है। बहुत बड़ी बात, ये बात सही है। ये बात सही है। ये गायकी या सिंगिंग आना, ये सिखाया नहीं जा सकता, गॉड गिफ्ट तराशा जा सकता है, तराशा जीता रही है। तराशा जा सकता है। तो वो जो आया ना, तो उससे हम लोग उस वक्त जब बचपन में हम लोग मेहदी हसन, गुलाम अली, लता जी के जो बहुत अच्छे गाने थे क्लासिकल, वो सुनते थे हम। अभी वीरेंद्र साहब का सवाल था ये, वही सवाल मैं कर रहा वही हूँ। सवाल के जो आकर्षण, इसलिए कि जैसे अभी हम छोटे थे तो पिताजी हमारे बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े, मतलब हिंदुस्तान इंटरनेशनल लेवल के थे, मतलब गांव से निकले नहीं बाहर, तो वो हमें सिखाते थे। उन्होंने अपना जादू जो पूरा हमारे अंदर जो है सीखना, ट्रांसफ़र कर दिया, दिल से किया उन्होंने, और माँ बाप तो दिल से करते ही हैं, पर उन्होंने ज़्यादा दिल से किया कि उनके बच्चे के माँ बाप नहीं है, तो दोनों प्यार दिया उन्होंने। तो इस तरह से जो है वो आया, तो फिर वो हमें इसलाह देते गए कि भाई आप रफ़ी साहब को सुना करो, लता जी को सुना करो, मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, इनको उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, आमिर खां, बेहसन जोशी जी। तो इस तरह से फिर हम उनको उनके कहने से सुनते गए, ढूंढते गए। रेडियो होता था, और रेडियो भी मुश्किल से आया था हमारे पास, वो रेडियो भी इतना आसानी से नहीं, मगर एक रेडियो हमारे मोहल्ले में, गांव में पहली दफ़ा आया, और हमारे मोहल्ले में आया, तो हम दिन भर जो है कुछ फिक्स था टाइम, तो रेडियो सुनने चले जाते थे और वहीं खड़े होते थे। ये जो समझ है ना, ये गॉड गिफ्ट है। तो वहाँ की जो जिसका रेडियो था ना, उनकी माँ थी बुज़ुर्ग, वो पूछती थी कि ये लड़के लोग ये खड़े होते हैं, वो मारवाड़ी में बोलती थी कि बेटा दिन भर से अच्छा खड़ा रहे हुए है, अन रेडियो में के ठा पड़ा है, यानी रेडियो को इनको क्या मालूम पड़ता है, क्या सुनते हैं ये। तो वो बोलता था, हमारे मुराराम जी चौधरी थे, नहीं कि माँ ये संगीत के बहुत नज़दीक है। तो खैर
इस तरह से जो है हम लोगों को जो आपने सवाल किया वो लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि जिन घरों में भी शास्त्रीय संगीत होता है या इस तरह के गाने होते हैं वहाँ पर फिल्मी गानों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है, जी है ना। और बल्कि ये समझा जाता है कि वो गाने तो दोयम दर्जे के हैं। आपने जैसे बताया कि आपके वाले साहब बोलते थे कि नहीं सुनो, मतलब अच्छे को अच्छे की समझ थी। ठीक। ये जो है ना आपने जो सवाल किया है ना, ये सुनने वालों के लिए भी बहुत बड़ी एक नई और सच्चाई आपको महसूस होगी। ये साहब ने जो सवाल किया है, ये हम लोग अक्सर हम खुद महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। अब आप सुनिए, लता मंगेशकर जी ने मुगल आजम में गाया। अब क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का जिक्र किया आपने, तो शास्त्रीय संगीत के अपने ज़माने के तानसेन कहलाने वाले हमारे दादा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनसे बड़ा तो कोई क्लासिकल सिंगर नहीं। उन्होंने क्या बोला था कि लता जी के बारे में सुना तो बोला कि हम लोग एक एक घंटे सा लगाने में लगा देते हैं, शेर सा तो वो 1 घंटे तक सा पूरी तरह से लगता नहीं है, और तुम 3 मिनट के अंदर वो जो पूरा गाना कैसे गा के जाती हो, क्या देन है ऊपर वाले की। तो क्या वो पागल थे? अब क्लासिकल वाले बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा क्लासिकल वाले आप जितने भी हजरात हैं, म्यूज़िक होता है मैन सुर होता है, वो जो क्लासिकल म्यूज़िक हो सुर और फील और लय, ये खेल है। अगर आप दुनिया भर का क्लासिकल म्यूज़िक जानते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लता जी को कोई जाके इंटरव्यू नहीं लेता कि आपने क्लासिकल कितना सीखा है, बल्कि क्लासिकल वाले भी उनको सुन के पगला गए थे। और रफ़ी साहब के बारे में भी आमिर खान साहब ने कहा, देखिए हम आपको वही बता रहे हैं सारी जो है जो सवाल था प्यारा साहब का। आमिर खान साहब को बोले, रफ़ी साहब बोले मुझे आपसे सीखना है उस्ताद बना, कि यार तेरा आ जब लगता है ना, जैसे वो गाना गाया ना अपना वो मालिक मुसल गाना, अब ये जो आला फील हो रहा है ना, अब इसको इसकी जरूरत नहीं है। अब जहाँ आप क्लासिकल गाओ तो वहाँ चलो आप बराबर के कहते रहिए कोई। जैसे रफ़ी साहब ने बड़े गुलाम खान साहब ने कहा, बड़े गुलाम अली खान साहब ने तो लता जी के बारे में बात की, तो ये कहा कि भी हम क्लासिकल वाले हैं, और लता आप तो 3 मिनट के अंदर ऐसा सुर लगा देती हो, हाय 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 हाय, और हम लोग घंटों लगा देते हैं वो सा को टच करने में, है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो क्लासिकल की दुनिया के बादशाह रहे। बादशाह है, सच्चे, हाँ सच्चे, और बस वो उनके बाद कुछ है नहीं। नहीं, पर यही बड़ापन है उनका, देखिए बड़ा बनाता है ये बड़ा बना, हाँ वो जी, कह रहे हैं कि हाँ भाई ये है कि हमें टाइम लग जाता है, तुम लगा लेते हो, नहीं तो कहाँ मानते कई बार लोग। ऐसी रफ़ी साहब के लिए आमिर खान साहब ने कहा था कि भाई, आमिर खान साहब से कहा कि भी उस्ताद मुझे आप गुरु चेला बना लीजिए, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। तो बोले भैया आप तो अच्छा खासा गा रहे हो, इतने बड़े बड़े गाने फिल्मों के आपके चल रहे हैं, और हम सुनते हैं आपके गाने के, हम भी फ़ैन हैं, आप क्या आवाज़ है आपकी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। अब हम सीख तो लेते हैं, आवाज़ कहाँ से लाएं, ये तो उसकी देन है, तो वो तो है आपके पास। तो जैसे आप सा लगाते हो ना, जो जिसमें आ लगता है ना, आकार जिसको बोलते हैं ओम, ये आकार है ना, तो संगीत में भी पूरा योगा है। जैसे ये हरि ओम हरि ओम, देखिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम, आखिर में तो ओम ही आ रहा है ना। मन
तड़पते हृदय को आज मन तड़पते हृदय को आज मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज हो विनती करते हूँ रखियो लाज। आप देखिए, रखियो लाज, ये कहाँ से लेके आएंगे फिर? रखियो लाज, ये भी है। रखियो लाज मन तड़पते हृदय शन को ये आकार है। तो बोले बेटा तेरा तो आकार ऐसा लगता है कि हम तो तड़प रहेंगे, काश हमारा भी ऐसा आकार लग जाए। खैर ये उनकी बड़ी बात है, बड़ापन है। तो कहने का आपका बहुत ही अच्छा है। घर में पिताजी ने आपको बोला कि नहीं सुना करो। हाँ, वो जब सुनते थे ना लता जी आशा जी की, तो वो मुगल आजम फिल्म भी देखी थी उन्होंने, तो उनको तो याद था यहाँ का माहौल। तो बोले ये जो लता जी गाती है बेटा, बारीकी जो है ना इनके गले में, कमाल है, इनको सुना करो। ये कितनी बड़ी बात है। अब कुछ बात थी तभी बोले ना वो। और हम भी महसूस कर रहे हैं कि वो कितनी बड़ी बात है। वो भारत रत्न है, वहाँ तक तो पहुँच गई बात सब। और ऐसी सिंगर तो नहीं सुनी आज तक, ना तो क्लासिकल वालों ने सुनी है, माफ़ कीजिएगा, और ना कोई लाइट वालों ने सुनी है, और ना ही अब क्या बोलूँ। तो वो ही पिताजी ने बोला था, वही उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने। तो अभी क्लासिकल वाले लोगों से भी अर्ज़ है हमारी कि सुर, चाहे फोक सुनिए आप। अब रेशमा का नाम सुना होगा आपने, अब आप आ जाइए इधर। मेहदी हसन साहब ने, गुलाम अली साहब ने, सब ने तारीफ़ की है। यहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, जितने अपनी शास्त्रीय हैं। म्यूजिक है, अरे संगीत हाँ। इसमें भेदभाव नहीं ओए होना होए, चाहिए। अब वो 4 दिनों की जुदाई जो है छा गई पूरी दुनिया के अंदर। ना तो गले में उनके कोई क्लासिकल है, मगर मैं समझता हूँ कि सब कुछ है उनके गले में। और क्लासिकल भी फोक से ही तो निकला है। आए हाय हाय। पहला संगीत ही फोक है। और हर संगीत की मंजिल तो वही है कि वो दिल तक पहुंचे। बस अगर दिल तक ना पहुंचे तो फिर ये संगीत क्या है? चाहे वो क्लासिकल ही हो चाहे कुछ भी कुछ हो। भी हो, वो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क हाँ, दिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। उस सुर दिल तक लगे। नॉर्मली ये होता है नहीं जी कि कोई भी जब गायक आता है, और खासतौर से अब जो कहलाए जाने वाले गायक जी, मैं उनको गायक नहीं कहूँगा, बतलाए जाने वाले, कहलाए जाने वाले गायक होते हैं, वो इस तरह से लाइव गा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। अब तो लाइव शोज भी जो होते हैं वो सिंग साउंड में होते हैं, लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन वो सिर्फ लिपसिंग करते हैं हीरो की तरह, गाना नहीं गाते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी तैयारी इतनी तगड़ी है, इतनी वो है कि आप खेल रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, इसमें जो आपकी तैयारी थी वो किस तरह की थी जो यहाँ तक पहुँच गया? ये देखिए, हम जब कलकत्ता गए 10-12 साल वहाँ भी रहे हम, क्योंकि हम बड़े छोटे से गांव के, तो वो गांव में ना तो हम बोलना जानते थे ठीक से, और ना ही उर्दू के बारे में कोई नॉलेज था, और गज़ल का, इसका म्यूज़िक का माहौल जो ये पैदा हो गया जहन में। तो हम कलकत्ता गए, वहाँ काफ़ी पढ़ा भी सीखा भी। तो वहाँ हमारे बंगाली भाई जितने भी हैं, हमें कलकत्ते में दोस्त थे हमारे। बहुत ही सुरीली जगह है कलकत्ता, जो सुरीली जगह है। सुरीली जगह है, कदरदान कमाल है वहाँ पे। वो बोलते थे कि आप राजस्थान से आते हैं तो क्या इतना गला चलता है आपका, तो क्या आप वहाँ से बालू रेत से मांझ के आते हैं क्या? अरे मैंने कहा भाई ये हमें तो मालूम है नहीं, बालू रेत से मांझते तो, मगर वहाँ की मिट्टी में कुछ असर है, तो वो है, वहाँ से चीज़ अच्छे लोग निकले हैं। तो
ये चीज़ है। और देखिए फोक के साथ साथ जो है, जैसे वाणी है, हम भजन गाते हैं। अब आप ये जहन में बात आई, हमने बम्बई में जो स्ट्रगल करी है भजन गा के करी है। आप ऑडियंस हमारी प्यारी सी आप सुनिए, अली गनी जो है भजन के, और आपने एक बात कही ना कि आप बिना कुछ तैयारी के इसके आप कहाँ कहाँ से घूम आते हैं, है ना। तो वो हम लोगों ने किया कि मेहनत से और लगन से, ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने दुनिया बड़ी घूम घूम के देखी है संगीत की, है ना। हमने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को भी सुना, वो दुनिया अलग। उस्ताद आमिर खान साहब को, भीमसेन जोशी जी को, हमारे पसंदीदा सिंगर राजन साजन मिश्रा जी, हम बहुत प्यार करते थे उनसे, जसराज जी। अच्छा, अब कहाँ से कहाँ है, हम रेशमा जी को भी चाहते हैं। अब ऐसा नहीं, हम वेस्टर्न सिंगर जितने भी है, ब्रिटनी होस्टन है, माइकल जैक्सन है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। वो भी कमाल के लोग हैं, क्योंकि सुर का संगीत की कोई ज़बान नहीं अच्छा, है। वो भी बहुत सुर में गाते हैं, ओए होए 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 होए, कमाल सुर लगाते हैं। कमाल है, तो उसको मानना चाहिए। अब ये नहीं कि वो है ना, तो सुर तो एक ही है। तो उसमें क्या कि आप फोक गाइए, आप भजन गाइए। भजन भी जो लता जी ने गा दिया है, और हमारे जगजीत भाई ने एक भजन गाया शुरू में, ओए होए होए, पूरी भजनों की दुनिया में छा गए हैं। गजल सिंगर। गजल हाँ, सिंगर, जबकि उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, वो उन्होंने ऐसा सरप्राइज दिया। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। जब इस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं, जी। अवार्ड्स मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा कयास लगाए जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो आपने प्रयास किए हैं वो इन कयासों पे किस तरह से भारी है? देखिए, हमें अवार्डों का पता ही नहीं था, और आपने सही कहा कि हम लोगों को तो ये ख्वाब में नहीं था कि पद्मश्री, तो मैंने कहा यार वो तो कुछ स्पेशली कुछ अजीब सी लोगों को मिलती होगी जहाँ हम सोच नहीं सकते, दुनिया अलग होगी वो। अच्छा, फिर क्या है कि हमारी जो सच्चाई है म्यूज़िक के साथ, ये हमें पूरा यकीन हो गया है कि म्यूज़िक से हम दोगलापन सोच नहीं सकते करना। हम ऐसी स्टाइल कर दें, वो कर दें, ये करके फिर तिकड़म लगा के उनको खुश कर दें, उनको ये कर दें, ये बेकार बातें हैं, है ना। तो हम सच्चाई से करते हैं। देखिए, हमारा फोक इतना बड़ा ताकतवर है, राजस्थान का मांड गायकी खास तौर से, तो हमने इसका सारा लेके चलते गए। और फिर पिछले दिनों हम लोगों को 2 साल हो गए, राजस्थान का एक अवार्ड बैठे बैठे ही मिला। किसी ने जिक्र कर दिया, आप जैसे लोगों ने, यार वो अली गनी को आपने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड देना चाहिए आपको, यार अरे उनको तो आपने अच्छा याद दिलाया। तो जूरी बैठी, और जूरी में प्यारे प्यारे लोग थे, सुरीले लोग, वो हमें फ़ोन आ गया कहीं बैठे हुए, तो बोले आपको संगीत नाटक अकादमी का राजस्थान का अवार्ड दिया जा रहा है। बल्कि हमने हल्की सी कोशिश की थी उसके लिए, जो एक राज्य स्तर का अवार्ड होता है ना, गवर्नमेंट स्टेट लेवल का, उसके लिए हमने ट्राई भी की, थोड़ी कोशिश की, ये फ़ोन वोन करके पता किया कैसे मिलता है। तो हमें वहाँ जहाँ, और जिस ऑफिसर से मिलने के ना, वो क्या बोल रहे हैं, आपको पद्म भूषण के लिए इसका क्या आप कर रहे हो? अरे एक हमारी, मैं आज नाम लेने में भी कोई झिझक नहीं है, और गायत्री राठौड़ जी जो हमारी छोटी बहन की तरह है ना, उन्होंने बड़े प्यार से जैसी मांड सुनी ना, वो बोल रही है कि आप सुनिए, आप पद्म भूषण के लिए करिए जी, ये सब ठीक है। तो हम डरे हुए थे। मैंने कहा देखिए ऐसा मैडम, हमको तरीका बताइए, अप्लाई कहाँ करना, क्या होना, हमें तो ये तो कम से कम लेने दीजिए। तो इस तरह से जो हम लोग हल्की सी ट्राई करी, वो मिल गया, क्योंकि लोग राजस्थान के जानते थे कि यार ये काफ़ी काम किया है, तो ज़्यादा कोई वो नहीं करना पड़ा कहीं भी, और हम कर भी नहीं सकते। अब रही बात, ये 2 अवार्ड मिले ना, तो एक ही मिनिस्टर ने कहा कि अब आपका पद्मश्री का नंबर है, आप तो स्टेट लेवल के दोनों टॉप के अवार्ड आपको मिल गए। तो हमने हल्का सा जो है फॉर्म भरा, और लोगों तक बात पहुंची, तो बड़ी इज्जत के साथ जो है। जब कंफर्म हुआ तब कैसे पता चला? अच्छा, कंफर्म हुआ तो हम लोग बैठे हुए थे कहीं, तो अचानक इनके, मैं तो बाथरूम के लिए चला गया, ये इनके पास फ़ोन था, नंबर आया
गृह मंत्रालय से फ़ोन आया। फ़ोन आया था इनको, बोले ऐसा 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 है। पहले आपको हम बहुत बताते हुए बधाई देते हुए कहते हैं, बताते हैं कि आपको भारत सरकार पद्मश्री अवार्ड दे रही है। ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है बोल रहे। मैंने कहा आपको तो कितनी खुशी हुई होगी, मुझे तो कोई खुशी का शुमार ही नहीं है। शुमार नहीं है। अच्छा, अभी हमको नहीं थी उम्मीद, मैंने मगर ये था कि आजकल में फ़ोन वोन आएगा जिसको मिलेगा, तो उस फ़ोन के लिए इंतज़ार तो हम थोड़े से कर रहे थे, तो आ गया फ़ोन। फिर कहा कि आपके नाम की वो स्पेलिंग सही करवा दीजिए, एड्रेस की, वो सब करवाया। अच्छा, ये भी कमाल हुआ कि आप दोनों को अलग अलग मिला। जी। नॉर्मली ये तो कमाल हुआ। हम सुनते थे कि दो जोड़ी होती है ना, जिसमें एक जोड़ी में जो दो लोग होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है एक को ही मिलता है। एक को ही मिलता है। तो या आप यकीन क्योंकि मानिए, राजस्थान के जो 2 अवार्ड मिले थे बड़े, वो एक ही मिले थे। हाँ, मैं देखा है अक्सर तो देखा उसमें आपको मैं बताऊं कि हमें ये मेरे मन में तो तय हो चुका कि हमें लेना ही नहीं है, अगर मिले तो दोनों को मिले, वरना क्या क्या करना है। मगर बाद में पता चला कि नहीं, अब कुछ ऐसा रूल हो गया कि दोनों को देना ज़रूरी है, दोनों की उसमें वो होती है चीज़। तो साथ दोनों को ही हमको फ़ोन आया, अलग से फ़ोन आया, सब ये वो। पहले वडाली बंधुओं को है ना, उनको एक को ही मिला था। हाँ, बड़ा भी उन्होंने 2 साल लिया भी नहीं था। लिया भी नहीं। या तो दोनों को दो, एक नहीं लेंगे। अगर एक को जैसे बड़ाली बंधु साहब ने अगर इनकार किया तो इनकार तो हम भी ये भरपूर कर देते भी, हम तो आपने कह दिया ना, हम मान गए। हम अगर हम स्टेज पे वहाँ जाएंगे राष्ट्रपति के सामने और लेने जाएंगे तो हम अलग अलग जाएंगे, दोनों को ही, एक को नहीं, ये हम भी बोलते। मगर सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी है और बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने दोनों को दिया। अब सरकार है, चाहे किसी की भी है, उसके हम आभारी हैं, उसके हम आभारी थे दिल से, इसमें कोई मतलब गुरेज नहीं है, बहुत प्यार है। ओके। सरकार तो देखिए हमेशा से संगीत की चली और उसी की चलेगी। तो वो तो आप जाने दीजिए। अच्छा, लेकिन एक वहाँ भी बात- आप प्रोटोकॉल तोड़ के और प्रधानमंत्री को भी सुनाया है मार। बिल्कुल। अब ये साहब हमारे जितने भी पद्मश्री जो अवार्डी हमारे दोस्त लोग हैं 2024 के, उन सबको मालूम है और हम सबको उनको बधाई भी देते हैं और उनकी बधाई भी हमें मिलती रहती है। तो इन सब ने हमें कहा कि यार आपने क्या किया कि ऐसा लग रहा था कि पद्मश्री तो आपको मिला है। एक्चुअली क्या, आप वो वीडियो देखिएगा, हमारी जो ये दुपट्टे हैं ना, ये दुपट्टे हमारी जोधपुरी सूट पहने हुए हम लोगों ने ब्लैक कलर के, और उसमें ये दुपट्टे डाले हुए हैं। तो गेटअप हम नहीं सोच रहे थे कि बहुत बड़ा अच्छा लग जाएगा, हम तो ऐसे ही ले चले गए थे। मगर पता लगा कि वहाँ पूरे जो हॉल के अंदर वो गेटअप हमारा अलग नजर आ रहा था, और अब दोनों जैसे- एक दो थे। हाँ, जैसे इस तरह से इतनी ही फासला था। आगे सीट हमारी थी, ये भी ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि सीटें भी आगे की मिली, कोने के एकदम। और हमारे अगली रो में मिली। अगली रो में पीएम साहब, गृह मंत्री साहब और विदेश मंत्री, जितने मंत्री थे सामने बैठे हैं, और जैसे हमारे सूट को निहार रहे हैं और हमें देख रहे हैं वो। देख रहे हैं, तो हमें भी शर्म सी आ रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी हंस रहे हैं तो हम भी जवाब दे रहे हैं। तो बहुत खुशी, वो अलग से सबसे हमारे वो सामने उन्होंने देखा तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और फिर हमने प्रोटोकॉल भी थोड़ा सा जो है रिक्वेस्ट ली, और मन से, हमारे मन नहीं माना, कि सुनाना तो है। सुनाना तो है। मैंने कहा सुनाने के लिए आए हैं, तो मैंने सुना दिया उनको, जाके किसी भी तरह से उनसे हाथ मिलाया। तो मोदी साहब ने तो इनके सामने खुद ही हाथ कर दिया ऐसे, है ना। और फिर जैसे सबसे मिलने आए ना, तो उस वक्त हमने भी मौका मार लिया। मैंने कहा साहब, राजस्थान की मांड गायकी से हमें मिला है, वही चीज़ हम आपके कान में शब्द डालना चाहते हैं, इजाज़त हो तो। हाँ, ठीक है, वो इतना ही बोलेंगे वो। तो मैंने सुना दिया, पधारो मारे दे केसरिया बलम आवने, पधारो मारे दे। जैसे आपने कहा ना कि आप कहाँ कहाँ से ऐसे चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो कानून मंत्री है अभी, अर्जुनन जी, वो हमारे बीकानेर के, उन्होंने एक बार हमें किसी ने सुनाने का मौका दिलवाया,
तो सुनाया तो बोला कि यार इनको किसी शादी की ज़रूरत नहीं रहती। इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं हाँ, और अर्जुन राम जी ने एक पहली बार सुना हम लोगों को, तो उन्होंने वो बोले कि भाई पूरे स्टाफ को पूछा कैसा लगा अभी आप लोगों को? नहीं 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 साहब, नहीं भी आप लोगों को कैसा लगा मुझे पता नहीं है, मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इन्होंने जो आमन जामन है जो ऊपर नीचे जो आती है ना गले में से, तो वो कमाल है। तो इस तरह से क्या है कि सब लोग सुन के जो है मतलब मुतासिर होते हैं, और कुछ त्याग, कुछ मेहनतें ज़िंदगी में जो चीज़ें सही, तो इतनी सी सही तो ऊपर वाले ने भी उतनी देता गया, तो हमारा हौसला बढ़ता गया, है ना। और गायन गायकी के साथ साथ जो फिल्मी गीत संगीत है जी, उससे आपका फिर बाद में कैसे जुड़ाव हुआ और क्या क्या रहा उसमें? हाँ सर, उसमें जुड़ाव ऐसे रहा जैसे पिताजी बोलते थे तो हम लोग रेडियो सुनते थे। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में आने के हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में तो जैसे हम काफ़ी बड़े हो गए, फिर कलकत्ता चले गए। वो टारगेट तो हम लोगों ने ज़िंदगी में बनाया हुआ था कि हमें, जैसे लता जी है, आशा जी है, रफ़ी साहब तो आने से पहले चले गए थे, किशोर कुमार साहब है, जितने कलाकार हैं यार, उनसे मिलेंगे। फिल्मी दुनिया में हमें जाना है, अब जाने के लायक हैं या नहीं है, मगर हमें जाना ज़रूर है। तो उस तरह से वो फिल्मों से इससे तो लगाव फोक के क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ वो भी साथ में जुड़ा वो रहा। तो साथ साथ जुड़ा रहा ही था। और वो नहीं जुड़ता ना तो हम फिल्म दुनिया में आते नहीं ना, आपके पास आ सकते थे। क्या हुआ? तो आपने सर जिक्र किया मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, ये सब तो खैर लीजेंड है, लेकिन आज के बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में कौन से ऐसे सिंगर हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत ज़रूरी सवाल भी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में रफ़ी साहब, लता जी के, आशा जी के, किशोरदा के, मुकेश जी के, महेंद्र कपूर जी के, जितने सिंगर गिने चुने सिंगर थे उस वक्त, और उसके बाद जो है फिर उदित नारायण, कुमार शानू साहब ये आए, सोनू निगम आए, और भी बहुत सारे सिंगर आए। तब तक अच्छा लग रहा था। और अभी इस प्रेजेंट टाइम में जो अभी दौर चल रहा है, इसमें भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। सोनू निगम साहब भी जो है वो थोड़े उस क्लास में, जो अब नए वालों में नहीं है, है ना, जैसे अरिजीत सिंह है, या और भी दो कुछ नाम ज़्यादा मालूम भी नहीं है हम लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है, ये कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि अब जितने सिंगर गा रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आता कि कौन सिंगर गा रहा है। ये बात बहुत ही लेवल की है, सही बात है। समझने वाले समझेंगे, है ना। एक ही वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, वह यानी पता नहीं क्या है। आप सुनिए शानुदा का मालूम पड़ जाएगा आपको। सबका अपना एक स्टाइल था। अब अलका जी का स्टाइल देखिए, कविता कृष्णमूर्ति का वो नेजल वाली वॉइस अपनी अलग ही है ना। और लता जी, आशा जी, बहुत तो दुनिया अलग है, वो तो आने वाले लोग हैं नहीं। कोई भगवान चाहेगा तो कोई, बस श्रेया घोषाल है तो भी वही कोई, मगर इन सब के साथ ज़्यादा हमको पसंद आई लता जी, आशा जी के बाद अलका याग्निक और कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। अब ये जो सिंगर चल रहे हैं, अभी तो आप खुद भी समझते होंगे सुनने वाले, कि आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि कौन सिंगर गा रहा है। अब झट से कोई नाम सामने नहीं आता। नहीं आता। हाँ, ना कोई फीमेल गाता है, ना कोई ऐसा आता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा कोई हमारे जहन में आएगी आवाज़, तो सुनने वाले और जितने सिंगर, जिन सिंगरों के बारे में जिक्र किया आपने, वो भी सुन रहे होंगे, तो हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमें तो जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए, वो सच्चाई बोलनी चाहिए। हम अगर फॉर्मेलिटी में नहीं, आजकल के वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छे सब हैं, पर आवाज़ों को पता नहीं क्या हुआ है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, सब एक जैसी है। पर आप फीमेल की भी एक जैसी है, फीमेल की भी एक जैसी है, वो लो में लड़के के बराबर ही गा रहे हैं। हर एक आजकल बीमारी क्या चली हुई है, माफ़ी चाहते हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप लोग। हाई पिच पे जाके नुसरत फ़तेह अली साहब ने गाया, अरे तो उनकी तो आवाज़ वैसी है।
अब तो उनका range ही वही है। वो रेंज आप उनका क्यों कर रहे हो? अभी नॉर्मल पिच में तो कोई गा ही नहीं रहा है, आप नॉर्मल पिच कहाँ चली गई? सब हाई पिच पे गा रहे हैं। अरे आप सलमान खान साहब की प्लेबैकिंग चल रही है, उसके साथ राहत फतेह की आवाज़ आ रही है। ये बात तो पता नहीं है। एक दौर चलता है तो चलता है, ठीक है, दौर तो किसी का भी चल जाता है। मगर साहब, एक तो अमिताभ बच्चन साहब को क्यों मानते हो आप? जब अमिताभ बच्चन जब हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तो लगता था कि हाँ, उनकी आवाज़ वही गा रहे हैं साहब। उसके बाद वो शबीर कुमार साहब की भी आवाज़ आई, उनके अगले हमको तो नहीं जमी, ना कोई मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ जमी, माफ़ कीजिएगा। जो किशोरदा का जो लगता था, रफ़ी साहब का जो लगता था पेश, है ना। तो वो आते आते कुमार सानू साहब को हम मानते हैं। उनकी आवाज़ में जानदार आवाज़ जो प्लेबैक सिंगर के लिए चाहिए वो है, एक माइक साउंड। माइक सॉन्ग। और बाकी आवाज़ें जितनी भी है सारे अच्छे गाते हो आप लोग सब, हम सबको प्यार करते हैं। जैसे भी कोई गाना साल 2 साल में एक आधा अच्छा आता है, हम सुनते हैं। मगर साहब माफ़ करना, आप अगर सुनने के लिए बैठेंगे ना तो वही कुमार सानू, वही रफ़ी साहब, वही लता जी को सुनते हो। और आप जितने अभी वो कर रहे हो ना, ये थोड़ी बातें करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप रीमिक्स कर रहे हो या रिक्रिएशन बोलते हैं, रिक्रिएशन ये रिक्रिएशन क्या है? हम थोड़ा जवाब चाहते हैं। हम जवाब चाहते हैं, जो भी आप रिक्रिएशन करने वाले सुन रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये रिक्रिएशन क्या है? आप उन गानों के लिए रिक्रिएशन करने की है क्या आपके अंदर वो क्षमता? उस गाने को बिगाड़ ही रहे हो, तो उसी को कहते हैं रिक्रिएशन। हाँ, अब उस गाने के साथ क्या कर सको? जैसे इंस्ट्रूमेंट बजे हैं उनके साथ, हरिप्रसाद चौरसिया साहब ने फ्लूट बजाई है, तो वो कहाँ से लाओगे? मनोज दा ने सैक्सोफोन बजाया है, उसको आप रिक्रिएशन करोगे? क्या करोगे? तो ये रिक्रिएशन क्यों कि उनमें वो दम था। अभी भी उन गानों का सहारा लेके आप रिक्रिएशन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये सोच लीजिए कि वो कैसे लोग थे। हम उन लोगों को इज्जत देने वाले हैं, प्यार करने वाले लोग हैं हम। ऐसा नहीं है कि अभी अगर एज ज़्यादा होगी तो हम वो बात कर रहे हैं, हम वो नहीं हैं। हम बहुत मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न माइंडेड लोग हैं हम। चीज़ निकलेगी तो हम प्यार करेंगे, इज्जत देंगे। तो वो चीज़ पैदा तो करो, है ना। रिक्रिएशन ऐसा करो कि अब रिक्रिएशन कर रहे हो आप रफ़ी साहब के गाने को, लता जी गाने को, तो क्या करोगे? उनको खाली सुनो बेटा सब लोग। अभी ऐसा लगता है जैसे ये होड़ लगी है हाँ। कि कौन कितना बिगाड़ सकता है। कि तुम ज्यादा बिगाड़ोगे, हम ज्यादा बिगाड़ोगे। देखते हैं इसमें कौन आगे बढ़ता है। तो मेरे साथ थे अली जी, गनी जी। बहुत ही म्यूजिकल बातें चली, संगीत से जुड़ी बातें चली, और आखिर में जो बात हुई रिक्रिएशन की, पहली बात तो ये है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। क्रिएशन जो है वो एक ही बार हो सकता है, रिक्रिएट कैसे हो सकता है? क्रिएशन तो क्रिएशन होता है, वो एक ही बार होता है, उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। आप दूसरा क्रिएट कर सकते हैं, आप उससे अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, बट आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये शब्द ही अपने आप में गलत है। दूसरा ये कि उन्होंने बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को बताया। मोहम्मद रफ़ी साहब का जो जिक्र किया उन्होंने, जहाँ आज समाज में 2 तबके की बात होती है, 2 रीजन की बात होती है, वहाँ पे देखिए उन्होंने कितना सुंदर सुनाया कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया कि मन तड़पत है हरि दर्शन को। ये है संगीत, जिसकी भाषा ना सारी परिभाषाएं बदल देती हैं, है ना, धर्मों की परिभाषाएं बदल देती हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई सीमा नहीं होती। आज वो पाकिस्तान के भी गायकों की बात कर रहे हैं, यहाँ के गायकों की भी बात कर रहे हैं, माइकल जैक्सन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो संगीत है वो अकेली ऐसी भाषा है जो हर देश में हर जगह बोली जाती है, समझी जाती है, सुनी जाती है और दिल से सुनी जाती है। बाकी जितनी भी भाषाएं वो बदल जाएं, लेकिन संगीत की भाषा, संगीत के सुर नहीं बदलते हैं। जितना भी आपने इनको सुना है बहुत कम सुना है। आप जब सुनने जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितना किया है इन्होंने, कितना गाया है इन्होंने, और सबसे बड़ी बात है अपनी जड़ों से जुड़ के गाया है, और इसलिए वो वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँचने के लोग सपने का भी सपना नहीं देख पाते। वहाँ ये हकीकत में जी के आए हैं और वहाँ पर वो महसूस करके आए हैं, और वो इज़्ज़त, वो मान, वो सम्मान सिर्फ इनका नहीं है, बल्कि जो फोक संगीत गाते हैं, शास्त्रीय संगीत गाते हैं, उन सब का है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का है, और सभी गायक जो इस दिशा में लगे हैं उन सभी का है। तो जो ऐसा कहा जाता है कि जो ऊपर वाला होता है वो निरंकार होता है, ओंकार होता है, और मेरा मानना है कि कलाकार का भी अपना कोई आकार नहीं होता। वो कला के जिस आकार में बह जाता है बस वही कला बन जाती है, और वो आधार इन्होंने दिया है,
और उसी से इनको नवाजा गया है और आगे भी ये ऐसे ही मनोरंजन करते जाएंगे, दिल को छूते रहेंगे और हम लोग इसी तरह से इनको सुनते रहेंगे। बस इसी आशाओं के साथ आपको क्या अच्छा लगा, क्या बेहतरीन लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।